इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं वॉर स्पेशल और समझिए ईरान ने होर्मुज में फतेह क्लास की एक हैवी अटैक पनडुब्बी गदर क्लास और मिजेट पनडुब्बी तैनात की है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपने युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की संख्या में इजाफा कर रहा है। होर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री चेक पॉइंट माना जाता है। इसी रास्ते से वैश्विक समुद्री क्रूड सप्लाई का करीब 20 से 21% गुजरता है। ऐसे में ईरान की तैनाती सुरक्षा के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। ईरान लंबे वक्त से अमेरिका की नौसैनिक ताकत का मुकाबला खास रणनीति के जरिए करता रहा है। पनडुब्बियों की तैनाती इसी रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसके तहत ईरान सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े नेवी फोर्सेस पर दबाव बना सकता है। ईरानी नौसेना के मुताबिक उनकी पनडुब्बियां अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों पर चेतावनी देने में सक्षम है। ईरान के पास इस वक्त करीब 28 से 30 पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स हैं। इनमें रूसी किलो क्लास, स्वदेशी फतेह क्लास और बड़ी संख्या में गदर क्लास के पनडुब्बियां शरीक हैं। ईरान ने जानबूझकर बड़े और महंगे युद्धपोतों की बजाय ऐसी पनडुब्बियों पर जोर दिया जो होर्मुज जैसे सकरे उथले समुद्री इलाकों में ज्यादा असरदार साबित हों। इन पनडुब्बियों के लिए ईरान का नेवी बेस बंदर अब्बास है, जो होर्मुज के बेहद करीब है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर हम देश के सवाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। अमेरिका अपनी सभी तैयारियां पूरी कर रहा है और इसी प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जॉर्डन में भी थंडरबोल्ट जेट को तैनात किया है, जो कि ग्राउंड अटैक का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी तरीके से अपने शक्तिशाली जो फाइटर जेट्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और अन्य एसेट्स को ईरान के विरुद्ध किसी भी युद्ध की स्थिति के लिए तैयार करके रखा हुआ है। और जाहिर है कि जॉर्डन हो या अन्य अमेरिका के जो पार्टनर्स हों, उनकी रक्षा के लिए भी अमेरिका अभी से तैयारी करके चल रहा है, ताकि यदि ईरान के द्वारा कोई हमले की दिशा में रिस्पांस किया जाता है और उसके पार्टनर्स को और एलाइज को टारगेट किया जाता है, तो ऐसे में अमेरिका उनकी रक्षा करने के लिए सारी तैयारियां पूरी रखे। इसी वजह से जॉर्डन में भी अमेरिका ने थंडरबोल्ट जेट की तैनाती की है। जो शर्तें अमेरिका ने ईरान के आगे रखी हैं, उन 4 शर्तों में से ईरान कुछ शर्तों को मानने को तैयार है, लेकिन ईरान ये शर्त मांगने को तैयार नहीं है कि उसका जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, उसको उसके जो पर है उसको कतर दिया जाए, क्योंकि अगर ये होता है तो ईरान बिल्कुल सिटिंग डक बन जाएगा और अमेरिका कभी भी उसको दबोच लेगा। रही बात प्रॉक्सी वॉर की, जो हमास, हिजबुल्ला या इस तरह के जो प्रॉक्सी संगठन की तरफ से उसने जो प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है, ईरान उसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होगा और यही कारण बनेगा ईरान और अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट का। तो आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, ईरान अमेरिका को लेकर वो क्या कुछ करें, लेकिन देश का सवाल भी आपके लिए जानना जरूरी है, जिस पर अगले घंटे लगातार हम चर्चा करने वाले हैं। देश के सवाल का सवाल नंबर 1 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या यूएस ईरान को जरूरत से ज्यादा कमजोर समझ रहा है? बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या समंदर में ईरान यूएस को घेर कर मारने की प्लानिंग रच रहा है? सवाल नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या ईरानी सबमरीन अमेरिका के वॉरशिप डिस्ट्रॉयर्स पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? सवाल नंबर 4 क्या ईरान खुरमशहर 4 मिसाइल से इजराइल पर पहले हमला करेगा? सवाल नंबर 5 जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है, ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट को छिपाना क्यों शुरू कर दिया? ये 5 सवाल हैं जिन पर अगले घंटे लगातार हम एक बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि वहां आखिर क्या कुछ चल रहा है। और अब देखिए, बिग वॉल पर एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये शख्स कौन है, क्या कह रहा है, आपके लिए जानना जरूरी है। इस शख्स का नाम पूरिया हमीदी है और कल इसने एक वीडियो जारी किया और इसने अमेरिका से गुजारिश की है। इसने कहा कि हमीदी ने कहा कि किसी भी कीमत पर खामनेई को मत छोड़िए, अमेरिका को ईरान पर हमला करना चाहिए। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए और जानबूझकर खामनेई पूरे मुल्क को कुर्बान कर रहा है। खामनेई पूरी दुनिया में यह दिखाता है कि उसे ईरान की चिंता है, लेकिन ईरान के लोग भूखे मर रहे हैं। और दुखद यह रहा कि जब ये वीडियो हामिदी ने जारी किया तो हामिदी ने कहा कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। ये बहुत क्रूशल वीडियो है। ईरानी नागरिक है और वहां पर कोस्टल इलाके में रहता है। इसने कहा कि पूरे ईरान को तबाह बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो वह खामनेई है। खामनेई का डर्टी सच हामिदी ने पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया और उसने कहा कि न्यूक्लियर डील को लेकर आप देर मत करिए, जितनी जल्दी हो सके ईरान
पर हमला करिए, क्योंकि लाखों लोग मारे गए हैं। यूक्रेन जंग से ज्यादा लोग तबाह हुए हैं, हजारों भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कारोबार नहीं है, पूरा ईरान जहन्नुम बना हुआ है। और पूरी दुनिया में खामनेई और उनकी जो सेना है ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रही है कि ईरान में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अमेरिका ईरान की बर्बादी की वजह है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बर्बादी किसी ने की है तो वो सिर्फ खामनेई है। कौन है पोरिया हमीदी, ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ग्राफिक के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है और क्यों इसने इस तरह की बातें कही हैं, क्यों इस तरह की बातें कहने के बाद इसने खुदकुशी कर ली। जी हां, 28 साल का हमीदी बुश शहर का रहने वाला है। जी हां, बुश शहर बहुत करीबी कोस्टल इलाका है। इसने क्या किया, यूएस से खामनेई पर हमले की बात कही है। साथ ही साथ इसने कहा कि 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसने कहा है कि अमेरिका हमला करे। फिर इसने कहा अपनी वीडियो में कि 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, उनकी हत्या की गई है, नरसंहार किया गया है। बहुत दुखी था यह शख्स जब इसने वीडियो जारी किया। मौतों की संख्या रूस यूक्रेन जंग से भी कहीं ज्यादा है। यह बात हमीदी ने अपनी वीडियो में कही, कॉन्फ्रेंस वीडियो में। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को ज्यादा लोग मारे गए हैं, यह बात यह कह रहा है। ईरान ने अपनी आवाम के साथ धोखा किया है, ये खामनेई के बारे में कह रहा है और बार बार कह रहा है कि अमेरिका खामनेई को ना बख्शे, हमला करे, खत्म करे, मार दे, क्योंकि ईरान की तबाही के पीछे अगर कोई है तो सिर्फ खामनेई है। ये ग्राफिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। 28 साल इसकी उम्र थी और इसने जब वीडियो डाला तो इसने सच कहा है, डर्टी ट्रुथ अबाउट खामनेई। लेकिन अब समझिए कि किस तरह से अब वहां से बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, जिसका रुख करना बहुत जरूरी है। जी हां, ईरान की न्यूक्लियर साइट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस्फहान न्यूक्लियर साइट को सील किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की न्यूक्लियर साइट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट को ईरान अब सील कर रहा है। कंक्रीट और मिट्टी के जरिए उसे भरना शुरू कर दिया गया। सैटेलाइट की जो तस्वीरें आई हैं वो बताती हैं कि वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर ईरान ने किलेबंदी शुरू कर दी है। बहुत मुमकिन है, उसे डर है कि कहीं अमेरिका हमला न करे। सुरंगों को कंक्रीट और मिट्टी से बंद कर रहा है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, और जो इमेजेस आई, सैटेलाइट इमेजेस से वहां की एक्टिविटी पता चली है और उसके जरिए ये साफ साफ दिखाई दे रहा है इमेजेस के जरिए कि वहां पर कंक्रीट और मिट्टी के जरिए पूरी इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट है उसको भरा जा रहा है, कवर किया जा रहा है, क्योंकि डर सता रहा है ईरान को कि बहुत जल्द अमेरिका उनकी इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला कर सकता है। पिछली बार इजराइल ने भी इसी साइट पर हमला किया था। अभी शॉट देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पनडुब्बियां ईरान की पनडुब्बियां हैं जिनके जरिए वो अमेरिका का शिकार करना जा रहा है। जी हां, ये फतेह क्लास, गदर क्लास की पनडुब्बियां, 28 से 30 पनडुब्बियां ईरान ने होर्मुज में डिप्लॉय कर रखी हैं, अपने पर्शियन गल्फ में, जहां पर अमेरिकी वॉरशिप डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए गए हैं। ये खतरनाक पनडुब्बियां हैं, छिछले पानी में तल पर रहती हैं और ऊपर वाली चीजों पर निशाना बनाती हैं। ये देखिए, टॉर्पीडोज फायर होते ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी खतरनाक पनडुब्बियां ईरान लेकर उतरा है जंग के मैदान में। समंदर में अमेरिका पर निशाना लगाने के लिए उसने इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया है। 28 से 30 पनडुब्बियां हैं जो होर्मुज में डिप्लॉय की गई हैं, यानी वॉरशिप को निशाना बना सकती हैं, उनके पूरे डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बना सकती हैं, साथ ही साथ जो हॉवरक्राफ्ट हैं उनको निशाना बना सकती हैं, उड़ती हुई जो फाइटर जेट इंटरसेप्टर्स, जो मिसाइल होंगी अमेरिका की, उस पर भी ये निशाना लगा सकते हैं। बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है ईरान, और समंदर के भीतर तलहटी से छिछले पानी में जाकर ये छोटी छोटी पनडुब्बियां बहुत मुश्किल अमेरिका के लिए पैदा कर सकती हैं। ये समंदर का शेर अमेरिकी वॉरशिप को कैसे ढेर करेगा, यह भी आपको ग्राफिक के जरिए बताने और समझाने की जरूरत है, और कितना बड़ा खतरा है यह भी आपको बताने जा रहे हैं। अब समझिए कि जिस तरीके से अमेरिका ने इतने बड़े पैमाने पर यहां पर अपने डिप्लॉयमेंट किए हैं, क्या खतरा करेंगी पनडुब्बियां। होर्मुज में फतेह और गदर पनडुब्बियों को ईरान ने तैनात किया। ये पनडुब्बियां बहुत खतरनाक हैं। दूसरा बड़ा खतरा क्या है, समंदर में यूएस को घेरने की बड़ी तैयारी हो रही है। जी हां, आप समझिए कि किस तरह से अमेरिका के खिलाफ रणनीति बन रही है। खतरा नंबर 3 क्या है, फतेह क्लास की सेमी अटैक पनडुब्बियां हैं जो छोटी हैं लेकिन बहुत घातक हैं। गादर क्लास की मिडजेट पनडुब्बी भी तैनात की गई है जो न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकती है। खतरा नंबर 5 अमेरिका के लिए क्या है, वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती हैं ये छोटी पनडुब्बियां। खतरा नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, स्ट्राइक ग्रुप गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को तबाह करने में सक्षम है, और यही पनडुब्बियां अमेरिका के लिए काल बन सकती हैं, क्योंकि जिस इलाके में अमेरिका ने अपने वॉरशिप को डिप्लॉय किया है, डिस्ट्रॉयर्स को डिप्लॉय किया है, उस इलाके की वेल कहा जाता है इन्हें, उस इलाके के शेर हैं ये। पानी के अंदर से निशाना लगाएंगे और अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा, नुकसान बड़ा घातक हो जाएगा। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। अब समझिए किस तरह से ये पनडुब्बियां
क्यों अहम है आपके लिए वो समझना भी जरूरी है। गदर क्लास सबमरीन्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, खामने की वेल किस तरह से ट्रम्प का खेल बिगाड़ सकती है, उनकी खासियत मैं बताने आपको जा रहा हूं। गदर क्लास की मेजर जो पनडुब्बियां हैं वो नेवी की रीढ़ मानी जाती हैं। दे आर स्मॉल इन साइज बट बहुत एक्टिव होती हैं, इंटरसेप्टर्स होती हैं। और ये ग्राफिक के जरिए आपको हम बताने जा रहे हैं, गदर क्लास की जो मेजर पनडुब्बियां हैं ये नेवी की रीढ़ कही जाती है। करीब 28 से 30 पनडुब्बियां ऐसी हैं जो हमला करेंगी। और बड़ी बात ये समझिए कि आकार में छोटी होती हैं, कम गहराई वाले इलाकों में जा सकती हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है उन इलाकों के लिए जहां पर पानी कम होता है, क्योंकि वॉरशिप उन इलाकों में नहीं जा सकती जहां पानी कम है। रडार की पकड़ में आना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ चौथी जो बड़ी खासियत है, गुरिल्ला युद्ध घात लगाकर हमला करते हैं और एरिया डिनायल ऑपरेशन के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि इनके जरिए आने वाले वक्त में जो वॉर होगा वो वॉर इस तरह से होगा कि ऐसे रडार्स होने चाहिए, ऐसे सोनार्स होने चाहिए जो इन पनडुब्बियों को पकड़ ना पाए। गुरिल्ला युद्ध घात लगाकर हमला करने के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है और अमेरिका के खिलाफ बहुत घातक हो सकती हैं। तल पर स्थिर रहकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं, यानी अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा कि छिछले पानी में कीचड़ के भीतर एक टॉर्पीडो से लैस वहां पर पनडुब्बी गुजर रही। टॉर्पीडो या मिसाइल से हमला कर सकती हैं, यानी टॉर्पीडो के जरिए ये सतह पर वार कर सकती है। खासियत नंबर 7 क्या है आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बड़ी युद्धपोतों को भी भारी नुकसान पहुंचाने की इन पनडुब्बियों में क्षमता है और इसीलिए खामनेई इतने चौड़े होकर अमेरिका को धमका रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ऐसी 30-40 पनडुब्बियां हैं जो अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बना सकती हैं और उस इलाके में जहां पानी कम है वहां वॉरशिप नहीं जा सकते, लेकिन ये पनडुब्बियां वहां ट्रैवल कर सकती हैं। अब समझिए क्यों अहम है गदर क्लास की पनडुब्बियां, वो आपने आपको बता दिया। ईरान की सेमी हैवी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है फतेह क्लास की, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। वॉर फैक्ट नंबर 1 आपको बताते हैं, स्वदेशी पनडुब्बी प्रोग्राम का अहम हिस्सा है ये। वॉर फैक्ट नंबर 2, गदर जैसी छोटी पनडुब्बियां बड़ी किलो क्लास के बीच की कड़ी है, यानी ये हमला करने में सक्षम है। ज्यादा लंबे वक्त तक इनकी तैनाती की जा सकती है, पानी के भीतर ये रह सकती हैं। वॉर फैक्ट नंबर 3 आपको बताया। वॉर फैक्ट नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं, टॉर्पीडो एंटी शिप मिसाइल समुद्री माइंस ले जाने में सक्षम है, ज्यादा लंबे वक्त तक तैनाती की जा सकती है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है, यानी लंबे वक्त तक ये वॉर ऑपरेशंस में मुफ्तला रह सकती हैं, शामिल रह सकती हैं। वॉर फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, उसके जरिए आपको बताएंगे टॉर्पीडो एंटी शिप मिसाइल समुद्री माइंस ले जाने में सक्षम, यानी माइंस बिछा देंगी तो अमेरिकी जो वॉरशिप जो डिस्ट्रॉयर्स है उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। ये बहुत क्रूशियल हो जाता है आपके लिए समझना कि किस तरह से ये पनडुब्बियां घातक होंगी अमेरिका के लिए। तल से सतह पर मार करने में बेहद अचूक है और इसीलिए इन पनडुब्बियों के जरिए ईरान अमेरिका को घेरने की पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश रच रहा है। और समझिए कितना खतरनाक है, फतेह क्लास की पनडुब्बियां छोटी हैं लेकिन निशाना अचूक है, बहुत मुश्किल पैदा कर सकती हैं अमेरिका के लिए। और जिस तरह से ईरान के बेहद करीब वॉरशिप डिप्लॉयड हैं, वहां पर क्या मुश्किल आएगी वो मैंने आपको बता दिया। अगले ग्राफिक की तरफ बढ़ते हैं। नेवी कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आखिर पनडुब्बियों को लेकर इतनी सख्ती और इतनी शक्ति कहां से ईरान के पास है। ईरान के पास इस समय करीब 28 से 30 पनडुब्बियां जो एक्टिव मोड में हैं, जो लगातार एक्टिव हैं। नेवी कैपेबिलिटी जो दो आप समझिए रूसी किलो क्लास स्वदेशी फतेह क्लास की सबमरीन्स हैं, ये फैक्ट आपको हम बता रहे हैं। नेवी कैपेबिलिटी तीसरी नंबर की जो हम बता रहे हैं आपको, ईरान की बड़ी संख्या में गादर क्लास के पनडुब्बियां शामिल है जो अपने ऑपरेशंस को लगातार कर सकती हैं। नेवी कैपेबिलिटी 4 ईरान की आपको पता है। ईरान ने महंगे युद्धपोतों के बजाय पनडुब्बियों पर जोर दिया है क्योंकि इनका रखरखाव वॉरशिप्स के मुकाबले सस्ता होता है। नेवी कैपेबिलिटी 5 आपको बताने जा रहे हैं, वो क्या है। ईरान ने महंगे युद्धपोतों के बजाय इनको सेलेक्ट किया क्योंकि ये सस्ती होती हैं युद्धपोतों के मुकाबले और उनके मुकाबले कम पैसे में ज्यादा आ सकती हैं। नेवी कैपेबिलिटी जो 5 हम आपको बताने जा रहे हैं कि होर्मुज जैसे सकरे और उथले समुद्री इलाकों में ज्यादा असरदार होती हैं, इसलिए इनका ऑपरेशन ज्यादा सक्सेसफुली ईरान कर सकता है। नेवी कैपेबिलिटी 6 आपको बता दे किस तरह से ये अमेरिका के लिए घातक बनने वाले हैं। पनडुब्बियों के लिए ईरान का प्रमुख नौसैनिक जो अड्डा है वो बंदर अब्बास है जो बहुत करीब है कोस्टल लाइन के। कैपेबिलिटी नंबर 7 नेवी कैपेबिलिटी हम बता रहे हैं कैसे ईरान अमेरिका को समंदर में घेरने की पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी कर रहा है। नेवी बेस होर्मुज जल डमरूबंद के बेहद करीब है और ये रास्ता बहुत क्रूशियल है क्योंकि दुनिया के 20 से 25% जो क्रूड सप्लाई है वो इसी रास्ते के जरिए होती है। तो नेवी के जरिए अब ईरान वहां पर प्लानिंग कर रहा है, अमेरिका वॉरशिप भेज रहा है, फाइटर जेट्स भेज रहा है, लेकिन जो ईरान है वो अलग तरह की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। जी हां, तेल सप्लाई पर ईरान का कड़ा पहरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, होर्मुज में फतेह गदीर पनडुब्बियों की तैनाती ईरान ने की है।
समंदर में अमेरिका को घेरने की बड़ी तैयारी करता दिख रहा है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, तेल सप्लाई पर ईरान का कड़ा पहरा हो गया। होर्मुज में जो जल डमरू बंद थे वहां पर डिप्लॉयमेंट हैवी पनडुब्बियों की है ताकि अमेरिकी वॉरशिप वहां से गुजरे या अमेरिकी कोई भी शिप गुजरे जिस पर अमेरिकी झंडा लगा तो उस पर हमला हो सके। समंदर में अमेरिका को घेरने की बड़ी तैयारी ईरान कर रहा है। अमेरिकी वॉरशिप को मार गिराने की स्ट्रैटेजी भी चल रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह पनडुब्बियों का डिप्लॉयमेंट किया गया। यूएस नेवी गतिविधियों को चेतावनी देने में सक्षम है और यही इस वक्त का बहुत क्रूशियल हो जाता है कि अमेरिका अपने थंडरबोल्ट भेज रहा है, B-2 बॉम्ब भेज रहा है, F-35 भेज रहा है, लेकिन इधर ईरान चुपचाप समंदर के भीतर अमेरिका को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है और इसी के जरिए वो अमेरिका से दो हाथ करेगा। उधर न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत नहीं बनी है, इधर अमेरिका धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान चुपचाप गुपचुप तरीके से अपनी पनडुब्बियों को डिप्लॉय कर रहा है समंदर के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि सबसे बड़ा हमला कहीं से होगा तो वो समंदर के जरिए होगा, जहां पर यूएस अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तमाम डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। इसलिए वहां पर हमला करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, जिनके जरिए लगातार इस पूरे मसले को हम समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में अमेरिका ईरान का की जंग है वो कितनी क्रूशियल हो जाती है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई मेरे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका देश का सवाल में। इसके अलावा सुरेश गोयल साहब मेरे साथ हैं, पूर्व डिप्लोमेट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज बख्श साहब मेरे साथ हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं, बहुत करीब से इन मामलों को ट्रैक कर रहे हैं। डॉक्टर अंशु जोशी मेरे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों की जानकार है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस तरह से ईरान पनडुब्बियों के जरिए अपनी नेवल ताकत को मजबूत कर रहा है, अमेरिका को लगता है कि उसने वॉरशिप वहां डिप्लॉय कर दिए हैं, फाइटर जेट भेज दिया, थंडरबोल्ट 2 सीरीज वहां पर लगा दिया है और उनके जो फौजी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में वहां से हमला करेगा, लेकिन ये कितना क्रूशियल है जो तैयारी समंदर के अंदर ईरान कर रहा है अमेरिका के खिलाफ? सर देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल जैसे आपने अभी एनालिसिस में बताया, काफी डिटेल एनालिसिस किया है इसमें कि एक गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है काफी नैरो चैनल है, जहां पर कि पनडुब्बी काफी कारगर साबित हो सकती है किसी भी मूवमेंट को, कमर्शियल मूवमेंट, ऑयल टैंकर्स को रोकने में, जो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया में तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और एक तरह से पहले काफी विरोध है, विरोध और ज्यादा बढ़ जाएगा। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अमेरिका ने भी इसके जो काउंटर मेजर्स किए हुए हैं, जैसे एक चीज और मैं ऐड कर दूं, जो आपने सही बताया कि वहां का एरिया शैलो है और वहां पे काफी पानी की डिस्टर्बेंस रहती है। सबमेरीन, छोटी छोटी सबमेरीन है, इनको ढूंढना मुश्किल होता है। पर अमेरिका ने जो अपनी तैयारी की वो कई लेयर डिफेंस में की है। देखिए, वहां पे जब उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन आया है तो साथ में उसके डिस्ट्रॉयर हैं, फ्रिगेट्स हैं, हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है, जो उनका P-8 जहाज है जो भारत भी खरीद रहा है अमेरिका से, वो काफी दूर तक 10 घंटे तक सर्वे कर सकता है और पूरे इलाके को देख सकता है। साथ साथ अनमैन्ड ड्रोन्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अमेरिका भी देखिए जल्दीबाजी नहीं कर रहा है। यही सब कारणों को देखते हुए अमेरिका पहले पूरी तरह से बिल्डअप कर रहा है, तैयारी कर रहा है इससे पहले की लड़ाई शुरू हो, और हर तरह से वहां के मैपिंग कर रहे हैं उस इलाके की, समुद्र की पूरी एक एक इलाके की मैपिंग करके कहाँ पे किस प्रकार का इलाका है और नजर रखी जाए। देखा जाए तो चैलेंज है। किलो क्लास जो सबमरीन है इनकी थोड़ी पुरानी है, रशिया वाली है, बाकी जो इनकी अपनी बनी हुई है वो आधुनिक है और मॉडर्न है। और जो आपकी बात है कि इन्होंने अपने स्ट्रेटजी के थ्रू सबमरीन पर ज्यादा जोर दिया है, जो वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के लिए और उनके के लिए रहता है, क्योंकि टॉर्पीडोज के द्वारा, माइनिंग के द्वारा कर सकते हैं। और खास तौर से जो मर्चेंटाइल शिप्स हैं, ऑयल कैरियर है, जो बाकी शिपिंग है वहां, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, जो कि अमेरिका को उनको भी बचाना और अपने कैरियर को भी बचाना, ये सब चीजें बहुत ही अहम रहेंगी। चैलेंज रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अमेरिका ने इसका काफी तैयारियां कर रहे हैं और अभी भी बिल्डअप जारी है उनका। अमित जी ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विथ मी। फिरोज बख्श साहब मेरे साथ हैं। फिरोज जी, हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं ईरान को और आप कई डिबेट्स में मेरे साथ भी रहे हैं, अभी पहले भी। अभी जो हालत हाजरा दिख रहा है मिडिल ईस्ट में कि अमेरिका न्यूक्लियर डील को लेकर दबाव बना रहा था, ईरान ने बात नहीं मानी। इसके अलावा इफ्साहान जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ पर उसको कवर किया जा रहा है, शीट्स लगाई जा रही हैं, कंक्रीट से उसको भरा जा रहा है। नेवी को लेकर जिस तरह की तैयारियां आप ईरान की देख रहे हैं, बहुत बहुत पुख्ता तैयारियां, हालांकि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जनरल साहब कह रहे हैं कि अभी उस तरह की तैयारी जो ईरान कर रहा है, अमेरिका भी पूरा उसको वेट एंड वॉच कर रहा है। आप अभी ईरान की जो टैक्टिकल मूवमेंट है, जो पोजीशन है, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, उसे कैसे देख रहे हैं सर फिरोज साहब? देखिए, ऐसा है, ये तमाम तैयारियां जो हो रही हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो या इन दोनों के हिमायतियों की तरफ से हैं, जी,
ये हमारे जो, देखिए हम तो एक गांधीयन विचारधारा वाले लोग हैं, ठीक है। संजय सोई साहब ने भी एक अपना अच्छा एक मिलिट्री असेसमेंट कर दिया है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए या जो दुनिया में जो लोग पीस में यकीन रखते हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। अब एक बात और कही गई सोई साहब के जरिए कि अमेरिका अपने जरा ठंडक में लेके चल रहा है, और अगर अटैक करेगा तो उसको बहुत ही उस तरीके से अटैक करेगा कि यानी हर चीज को अपने उसमें लेकर के करेगा, हर चीज को कंसिडर कंसिडर करेगा, कब करना है, किस तरीके से करना है, कौन से इलाकों से करना है, और ईरान पे कहाँ कहाँ अटैक करना है, सारी चीजें। ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है अगर ये अटैक करेगा ईरान पे, तो ये शायद रमजान के बाद करेगा, क्योंकि रमजान के दौरान अगर अटैक करेंगे तो और भी ज्यादा बदनाम होगा। मैं एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं बहुत 2-4 सेकंड में इस बात को पूरा करूंगा कि अमेरिका ईरान से कह रहा है जो तुम्हारा एटॉमिक जो भी सिस्टम है इसको आप बंद करो, और ईरान ने कह दिया हम उसको बंद कर देंगे, आईएईए को भी आप भेज दो, लेकिन उसने एक शर्त ये रखी है, जो एटॉमिक वॉरहेड्स इसराइल के पास हैं उनको भी आप ले लो, हम दे देंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका को खतरा है कि ईरान का भी इसराइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसी तरह से इसराइल भी जो है ईरान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये मतलब जो चीजें हैं, अब ईरान इसको किस लिए बना रहा है, हो सकता है एटम बॉम्ब बनाए ना बनाए, वो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये है कि देखिए अगर आप अपने पास कोई पिस्टल रखते हैं, आपके बहुत से दुश्मन हैं, पिस्टल रखने का मतलब ये आप हर एक को मारेंगे नहीं, आप सिर्फ उसी वक्त उसका इस्तेमाल करेंगे जब आपकी जान को खतरा होगा। वही राइट। ईरान कर रहा है, वो इसराइल ने किया है, वो इंडिया और पाकिस्तान ने किया है, चाइना, सारे जो एटॉमिक शक्तियां हैं उन्होंने अपने एक डेटरेंट के तौर पे रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सब बिल्डअप हो रहा है वेस्ट एशिया में, तमाम ये हॉर्मुज में, सब इस जगह, ये इसको मतलब जंग में तब्दील नहीं होना चाहिए, स्लोली एंड बट श्योरली आई आई बिलीव, आई प्रे टू गॉड इट शुड नाउ डाई आउट। ठीक है, ये जो इनके बेड़े आ रखे हैं अमेरिका के, अरे किसी को तबाह करके क्या होगा? अच्छा ये भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी अपने पूरे 40 42 45 साल से अपनी तैयारी में लगे, क्योंकि ईरान को पता है कि एक ना एक दिन उसको खत्म करेगा अमेरिका। तो उसने इस बात इतना एश्योरेंस कर लिया है कि जो अमेरिका की वहां पे 30-40 हजार जो फौजी हैं, और वहाँ अमेरिका की बेसिस हैं वेस्ट एशिया में, तुर्की तक जो बेसिस हैं, और अरब कंट्रीज में तो हैं, वो उनको पहले अटैक करेगा, उनको तबाह करेगा, और उसके बाद इसराइल को लेगा। तो एक प्लान है, लेकिन क्या फायदा? ऊपर वाले ने, चाहे वो अल्लाह हो या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या जीसस क्राइस्ट हो, उन्होंने हमको इसलिए भेजा है हम आपस में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, ना कि जान लें बर्बाद करें। जी जी जनाब। ठीक है, बहुत बहुत बेहतर है। गोयल साहब के पास मैं जा रहा हूँ। सर, अभी बार बार ये कहा जाता है कि सिर्फ बातचीत चल रही है, सख्ती चल रही है, और अभी बता रहे हैं फिरोज साहब की जो भी होगा एक तय वक्त के बाद होगा, क्योंकि रमज़ान में हमला अमेरिका नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका के बारे में आप जानते हैं सर, वो कभी भी कुछ भी कर देता। अगर उसको सच में मानवता की इतनी चिंता होती, उसको अगर लोगों की इतनी चिंता होती, तो पिछला इतिहास अमेरिका का खंगाल के देख लीजिए आप। लगता नहीं कि उसको किसी की चिंता है, या वो किसी के त्यौहार या किसी के जो बोलते हैं कि किसी की अधीनता को वैल्यू करता हो, या किसी के सुप्रीमेसी को वैल्यू करता हो। अमेरिका एक अलग तरह का मुल्क है, अलग नैरेटिव है। अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल एकदम तड़प रहा है हमला करने के लिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बुधवार को अमेरिका जा रहे हैं मिलने के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत लंबी बातचीत चल गई है, फटाफट हमला करिए, नहीं तो ईरान हमारे ऊपर हमला कर देगा। अभी जिस तरह की सख्ती इजराइल चाहता है, रेड सी में वहाँ पर हूती हिजबुल्लाह भी तैयार हो गया मारने के लिए। इधर पनडुब्बियाँ तैनात हो रही हैं ईरान की। ईरान भी अपनी पूरी सख्ती के साथ खड़ा है, पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। ये यहाँ पर आप डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन ज़्यादा भी बढ़ता देख रहे हैं? आपको लगता है कि अभी कुछ आसपास कुछ आपको हलचल दिखती है सर? धन्यवाद अमित जी, आपका बहुत बहुत कि आप मेरे पास अभी आए हैं। मैंने इससे पहले संजय सोई जी की जो इंटरवेंशन है वो सुनी। फिरोज बख्त साहब की भी काफी जाने माने स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा अपनी जो इंडियन फिलोसफी के लिहाज से बहुत अच्छा लगा। रियल पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की कुछ अलग है। वहां पर शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं मानते हैं, गांधी को नहीं मानते हैं। वो एक विश्व शांति का संदेश है। अगर ट्रंप ने माना होता तो वेनेजुएला में जाकर के मेरे ख्याल है शायद उनको अरेस्ट नहीं करते। बहरहाल वो तो खैर दूर की बातें हैं। आपने कहा
ईरान की जो जियोपॉलिटिक्स, मैं उसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहूंगा अभी। पहली बात तो ये है कि अगर ईरान के पास अभी कोई डिप्लॉयबल न्यूक्लियर वेपन होता तो अमेरिका कब तक का हमला कर चुका होता, क्योंकि डिप्लॉयबल होने के बाद में, इसके बाद में ईरान इससे पहले की ओर आगे बढ़े। इराक में भी वही हुआ था, लीबिया में वही हुआ कि जहां पर खाली सस्पिशन था, एक वेपन नहीं था, फिर भी कर दिया गया। लेकिन अगर ईरान के पास होता तो अभी तक ये हमला हो चुका होता। इसका मतलब ये है कि यूएसए के पास जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक ईरान कितना भी क्लोज हो या नहीं हो, अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इजराइल की आपने बात करी। इजराइल और ईरान के बीच में काफी खिलाफत है, बात मानने वाली है ये। और इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में एक न्यूक्लियर पावर बने। लेकिन इजराइल ये भी जानता है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होना है तो जो गल्फ के बाकी मुल्क है, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, यूएई, उनका पॉलिटिकल साथ होना जरूरी है जी। आपको याद होगा कि पिछली बार जब ईरान के ऊपर हमला किया था यूएसए ने, जब वहां पर गए थे, उस टाइम पर बाकी गल्फ कंट्रीज ने वो चुप रहे थे या सपोर्ट किया था, उनके एयर बेसिस, कतार के एयर बेसिस काम में लिए गए थे। इस बार कोई भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। उसकी वजह से मुझको नहीं लगता कि पॉलिटिकली ट्रंप, मैं मानता हूं कि वो बड़े वॉलेटाइल है, वो बड़े एक तरह से टेम्परामेंटल इंसान हैं और कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको भी पता है कि अल्टीमेटली अगर हमला किया, हमला करने से ज्यादा ये है कि उसका आउटकम क्या होना है। वेनेजुएला में उनको उनकी असेसमेंट थी कि आउटकम क्या होना है। यहाँ पर अगर उनको आउटकम में लगता है कि जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उससे उनको अपोजिशन मिलेगी तो शायद वो हमला करने में हिचकिचाएंगी। तीसरी चीज, अनलाइक वेनेजुएला, जो ईरान की अभी ये सबमरीन्स की डिप्लॉयमेंट चल रही है, ये बजाय एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट की बजाय ये डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है। ये उनको सेंट हर्मोज को डिफेंड करना है ताकि वहां से ऑयल सप्लाईज को बंद ना किया जाए। जो अमेरिकन जो मरीन आर्मडा है, अगर करे तो उसके ऊपर उनको डेटर करने की क्षमता हो। ये जो ईरान की जो सबमरीन, छोटी सबमरीन है, ये अटैक मोड में नहीं है। ये डिफेंसिव मोड में, डिफेंस मोड में है, ताकि उनके ऊपर अगर कोई हमला करने की तैयारी करे, इंटेलिजेंस ऐसी हो, तो उनकी क्षमता को कम किया जाए। ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगी। ये पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विथ मी। जी हाँ जी, 1 मिनट के लिए अगर आपके पास समय हो, मैं छोटी सी चीज ये कहना चाहूंगा कि ईरान भी चाहता है कि हमला ना हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि ईरान खाली एक चीज के बारे में बात करना चाहता है। अभी इजराइल ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, लेकिन यूएसए चाहता है कि उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो भी कवर हो, इजराइल वो की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम वो भी कवर हो, और ये भी कवर हो। ये ईरान खाली न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं और उसके बारे में वो साफ साफ कह चुके हैं कि हम इससे कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। डॉक्टर अंशु, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर न्यूक्लियर ताकत ईरान के पास नहीं है तो न्यूक्लियर डील की 4 शर्तों में पहली शर्त यही थी कि आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सस्पेंड करना पड़ेगा। आपके पास जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और लोकेशन बतानी पड़ेगी। टीम जाएगी, देखेगी कि जो यूरेनियम 235 और कोबाल्ट है उसकी पावर कितनी है। नॉर्मली 1000 साल एज होती है, लेकिन जब हम यूरेनियम को बम में तब्दील कर देते हैं तो 10 से 12 साल की उसकी एज होती है, वो डेट्रोएंट फॉर्म में चला जाता है। तो अगर ये ऐसा नहीं था तो ये 4 शर्तें क्यों रखी गई? दूसरा सवाल आपसे ये डॉक्टर अंशु कि इफ्साहान जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर कंक्रीट और मिट्टी के जरिए उसको भरा जा रहा है, उसको कवर किया जा रहा है। क्यों कवर किया जा रहा है? अगर वहां पर न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जैसा कि गोयल साहब बता रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं और शायद बाकी लोग भी पैनल पे ना माने, क्योंकि यही एक डर था जिसकी वजह से इजराइल इतना घबराया हुआ है, अमेरिका इतनी सख्ती कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का पता है कि न्यूक्लियर वेपन रूस और चाइना की मदद से ईरान ने डेवलप कर लिया है या फिर वो महीने 2 महीने में डेवलप कर लेगा। आपको भी ये लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ईरान के पास?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता अमित, और आप, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। तो सबसे पहला बिंदु तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि लगातार बहुत विद्वान पैनल मेरे साथ जुड़ा है और हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो मैं डिप्लोमेसी की दृष्टि से अगर देखूं तो अमेरिका इस वक्त ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि अमेरिका के पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो हमला करे या हमला नहीं करे। हमला नहीं करे तो क्या करे? रिजीम चेंज करने का इंतजार करे, पर क्या रिजीम चेंज हो जाएगा? और उसमें क्या अमेरिका की जरूरत पड़ेगी? और अगर हमला करे तो कैसा करे? प्रिसाइज करे, जैसा कि जून में किया था, जिसमें नतान्ज, फॉर्डो और इस्तेफान तीनों को अटैक हुआ था। इसीलिए अभी इस्तेफान को कवर किया जा रहा है। ये मेरे लिए डिप्लोमेटिकली बहुत गंभीर सिचुएशन बन गई है, मैंने जो ये डेवलपमेंट पढ़ा है इसके बाद से। और अगर ऑल आउट स्ट्राइक करेगा तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए अमेरिका ऑल आउट स्ट्राइक के लिए ईरान के अगेंस्ट नहीं जाएगा अमित। अब मैं आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ। 2015 में चलते हैं, जब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी, न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि P5+1 कंट्रीज ने। इसमें कौन कौन था? इसमें अमेरिका था, इसमें यूके था, इसमें फ्रांस था, इसमें रशिया और चीन भी थे, और तुर्की था। और इन्होंने मिलकर ईरान को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डील थी, कि आप अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर हम उसे कंट्रोल करेंगे, आप न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप करेंगे, और आपके जितने भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स होंगे वो हमारे अंडर कंट्रोल, निगरानी में होंगे, पर्पसेस के लिए होंगे। बिल्कुल अमित। 2018 में यूएस खुद इससे विड्रॉ कर गया, और उसके बाद से हमने इसका जो हश्र देखा, अभी उस पर नहीं जाऊंगी, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ईरान की जो आज की स्थिति है, 60% एनरिच्ड यूरेनियम के साथ, या इससे भी ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम के साथ ईरान इस वक्त खड़ा है। हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उसके पास किस तरह की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। और आप जो कह रहे हैं कि उसके पास, उसको रशिया और चीन का सपोर्ट हासिल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ईरान के पास अस्त्र शस्त्र या वो बनाने की कैपेबिलिटीज नहीं है। इसीलिए ईरान के साथ अमेरिका ने, अभी जो ओमान ने भी बात की, जून में भी जो इंगेज हुआ, बार बार वार्ताएं विफल हो रही है। उसमें तीन मुख्य बिंदु है। पहला तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल अमेरिका चाह रहा है, जो अगर मैं न्यूट्रली देखूं तो अमेरिका की तरफ से गलत है। हु इज अमेरिका टू कंट्रोल एनी कंट्रीज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज? कि हम आपके हर प्रकार की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल है। इस पर फिर भी ईरान कह रहा है कि आप सैंक्शंस हटा लीजिए, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरे जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो एक तो ये कि इजराइल के खिलाफ जो हमास या दूसरे प्रॉक्सीज हैं, उनका साथ ईरान दे रहा है, उसको लेकर के अमेरिका बात कर रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ये तमाम, चाहे हुतीज को देखें, हमास को देखें, हिजबुल्लाह को देखें, इनको सपोर्ट करना ईरान पूरी तरह से बंद करेगा। यहां पर आकर के ईरान को तकलीफ है। तो ईरान का ये कहना है कि आप जब न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ न्यूक्लियर, टेक्निकल न्यूक्लियर पॉइंट्स पे आप बात कीजिए। इसीलिए ये वार्ताएं विफल हो रही हैं। तो इस्फहान को लेके जो आपने मुझसे दूसरा सवाल पूछा, हम सभी उसका जवाब जानते हैं कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की दृष्टि से ईरान के लिए कितनी सेंसिटिव जगह है, और उसको इस वक्त सुरक्षित बनाना इस बात की ओर इंगित करता है कि दोनों, ईरान और अमेरिका, हो सकता है प्रिसाइज, लेकिन एक स्ट्राइक के लिए तैयार है। ईरान के आसपास हम देखें, जॉर्डन में, बहरीन में और कतर में, हम लगातार यूएस के नेवल बेड़ों को, पहले यहाँ पर बेसिस हैं पूरी गल्फ कंट्रीज में अराउंड ईरान, 19 साइट्स हैं अमेरिका की, और उसमें से 8 तो बहुत ही घातक अस्त्र शस्त्र और मैन विद बूट्स के साथ में तैयार है अमेरिका, 8 साइट्स पे। और बिल्कुल आसपास देखें तो जॉर्डन में, बहरीन में, और जॉर्डन है, कतर है, इराक में भी अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। तो बहुत वहां से एयर डिस्टेंस 5 मिनट का है सर, 5-7 मिनट की दूरी पे है। 3 से 5 मिनट का। और मैं आपको ये बताऊं कि न सिर्फ मैरीटाइम दृष्टि से, एरियल दृष्टि से यूएस को अटैक करने के लिए यहां से बहुत ही मुफीद सिचुएशन बनी हुई है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक जा रहा है, और वहां पर माइनिंग के माध्यम से, टॉर्पीडोज के माध्यम से, या दूसरी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज के माध्यम से जो हमारी ट्रेडिंग हो रही है, ऑयल कैरियर्स हैं, उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकता है। पर ऐसे में ना पूरी दुनिया ईरान के अगेंस्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरे वैश्विक स्तर पर जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई है वो मेजरली डिस्टर्ब होगी अमित। तो वहां पर ईरान को एक माइनस पॉइंट मिलेगा। तो इस वक्त यदि हम देखें तो अमेरिका का पलड़ा मुझे कैपेबिलिटीज की दृष्टि से भारी लगता है। लेकिन डिप्लोमेटिकली ये मैं देखूं तो अमेरिका को नहीं चाहना चाहिए कि वो डायरेक्टली यहां पर ईरान के साथ एग्जैक्टली मैम, प्लीज स्टे विद मी। डॉक्टर अंशु, बड़ी खबर आ रही है, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, आपको बता दें, चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। जी हां, भारत ईरान के सहयोग को शक्तिशाली प्रतीक के रूप में ईरान बता रहा है। चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान का बड़ा बयान आया है ऐसे समय में जब अमेरिका के साथ तनातनी चल रही है। ईरान ने कहा कि भारत ईरान के सहयोग का एक शक्तिशाली प्रतीक है चाबहार एयरपोर्ट। यूएस से तनाव के बीच ईरान ने
भारत की तारीफ की है। थोड़ा डिप्लोमेसी देखिएगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते चाबहार का काम रुका हुआ है कई सालों से। चाबहार के लिए भारत ने अपने हिस्से का 120 अरब डॉलर ऑलरेडी वहां पर इन्वेस्ट कर दिया है। तो ऐसे समय में ईरान का भारत के लिए बयान आना, क्या वो भारत की मीडिएशन चाहता है? चाबहार पोर्ट को लेकर इतनी देर से ईरान जागा है। 120-130 अरब डॉलर भारत ऑलरेडी वहां पर खर्च कर चुका है। सैंक्शन लगने की वजह से वहां पर काम नहीं हो पाया था। बड़ा पैनल मेरे साथ है, मैं जनरल साहब के पास जा रहा हूं। संजय सर, मुझे एक बात बताइए कि चाबहार पोर्ट की याद ईरान को अब आई है, ऐसे वक्त में आई है जब बिल्कुल तनातनी चल रही है दोनों मुल्कों के बीच में, और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए चाबहार एयरपोर्ट। तो क्या आप अगर सामरिक रूप से देखें तो क्या कहीं ईरान भारत की मीडिएशन की तरफ तो नहीं झुक रहा है अमेरिका से? सर बिल्कुल अमित जी, ऐसा है कि ईरान इस समय में हर तरह की कोशिश कर रहा है। उसने भारत की, जैसे आपने कहा, ये एंगल निकाला है। कहीं ना कहीं से कोशिश है कि भारत का स्टैंड सॉफ्टन करे और कहने के मीडिएशन की बात हो। दूसरी बात, तो मिडिल ईस्ट के जो मध्य पूर्व के बाकी देश हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा है। एक तरफ तो मुस्लिम एंगल को खड़ा किया, हालांकि वो शिया देश है, बाकी ज्यादातर देश सुन्नी देश है, और साथ साथ में उन्होंने ये भी प्यार और दूसरा धमकी वाली बात भी की है कि अगर किसी के यहाँ से बेसिस, जमीन या हवा का इस्तेमाल हुआ तो मैं हमला वहां पे करूंगा। तो उनके साथ दोनों तरह का उन्होंने व्यवहार रखा है कि एक तरह से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़े करने का, और दूसरा अगर जो नहीं खड़ा होता है तो उसके खिलाफ धमकी का। तो ईरान इस समय में डिप्लोमेसी के तौर पर हर तरह का गेम खेल रहा है। उधर से अमेरिका भी, देखिए अभी साउथ के जो अभी मैडम ने बताया था, अंशु मैम ने बताया था, जो कि जॉर्डन, इराक, सीरिया, कतार, बहरीन, सब जगह बेसिस है। अभी उन्होंने अजरबैजान और वहां से ही बात की है। और दूसरा तुर्कमेनिस्तान में इनके डेल्टा फोर्स के मूवमेंट देखी गई है। तो यानी कि जो ईरान के उत्तर की तरफ भी इन्होंने मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है, अजरबैजान और आर्मीनिया, और उधर तुर्कमेनिस्तान। अभी तक ईरान देख रहा था दक्षिण और पश्चिम की तरफ। तो यानी कि अब इनको नॉर्थ की तरफ भी देखना पड़ेगा। उनकी फोर्सेस डिवाइड हो जाएंगी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, और कहीं ना कहीं उनको इंटरनल जो अंदर का अनरेस्ट है, नॉर्थ साउथ को देखना, समुद्र की तरफ देखना है। तो एक तरह से अमेरिका की कोशिश समय में यह है कि घेराबंदी की जाए, और ईरान की कोशिश यह है कि कहीं ना कहीं लोगों में अपने साथी ढूंढे। इस समय में देखा जाए तो खुल के अगर साथ है तो रशिया और चाइना है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी भी आज लिमिटेड है। लेकिन एक बात मैं मानूंगा कि ईरान इतने सैंक्शन के होने के बाद भी काफी हद तक अपनी मिसाइल, अपने ड्रोन्स, अपने सबमरीन बनाने में सक्षम रहा है। उनकी जो वीकनेस है डिफेंस में वो है उनकी एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि मिसाइल्स के द्वारा और ड्रोन्स, ये दोनों उनकी बड़ी ताकत है। और दूसरा बहुत बड़ा देश है, जैसे एम्बेसडर साहब बताते हैं, ये वेनेजुएला नहीं है। ईरान का डायनामिक्स अलग है। ये बड़ा देश है, काफी बड़ी संख्या है, और वहां की सेना काफी स्ट्रांग है, ग्राउंड फोर्सेस काफी स्ट्रांग है, और उनकी जो मिसाइल और ड्रोन पावर काफी पावरफुल है, जिससे कि वो न्यूसेंस वैल्यू तो जरूर क्रिएट कर सकता है। हालांकि चाहे इफेक्ट बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत बड़ी संख्या में फायर करने में सक्षम है, जिससे जो अमेरिका की बेसिस है उनका एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर पाएंगे। तो देखा जाए तो ये अमेरिका के लिए कई सारे चैलेंज हैं, और यही कारण है कि इसराइल, ईरान भी कोशिश कर रहा है कि हर तरह से कहीं ना कहीं अपने मित्रों को बढ़ाए, और अमेरिका के मित्रों की और उनकी जो सपोर्टर्स की संख्या में कम करे। अमित जी, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विथ मी। फिरोज साहब, अगर ये कहा जाए कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, वेपन्स नहीं है, एक पक्ष ये कहता है कि वो अंडर डेवलप्ड है, अभी डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन ईरान को लेकर आपकी जो स्टडीज़ हैं, और जितना मैंने ईरान को पढ़ा है पिछले 15 सालों की स्टडीज़, मुझे लगता है सर कि जैसे डॉक्टर अंशु ने बहुत क्रिटिकल पॉइंट बताया, 2015 में जब ये न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट मारे गए ड्रोन हमले में, अमेरिका ने मारा, उनके बहुत सारे आर्मी जनरल्स को मारा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अमेरिका को ये लगता था कि ये सब मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो इस बात की तस्दीक करती थी पुरजोर तरीके से कि वहाँ पर वेपन्स डेवलप हो रहे थे। और उसके बाद जब रशिया और चीन ने ईरान की मदद करनी शुरू की पिछले दरवाजे से, तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई थी कि कम से कम 100-200 तो नहीं, कम से कम 25-50 न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं जो अपने वो खुरम शहर 4 मिसाइल, फतेह, अल फद्र के ज़रिए वो फायर कर सकते हैं। और इस बात की तस्दीक सैटेलाइट डेटास भी करते हैं कि वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में ऐसे हथियार ज़रूर हैं जिसका डर अमेरिका को या इजराइल को है।
आपकी स्टडीज क्या कहती हैं? आपको भी ये लगता है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फिरोज साहब? देखिए ऐसा है, ये बड़ा डाइसी सवाल है। या आपको क्या ईरान के लगता है? पास नहीं, आपको? मैं वही बता रहा हूँ ना। मुझे तो लगता है कि उसके पास पूरी कैपेबिलिटी है ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की। बना है या नहीं बना है, हाँ। कुछ लोग ऐसी दसियों बातें आती है ना। हाँ, अब हाँ, कहने को कोई कुछ भी कह दे। किसी ने कहा कि चीन या नॉर्थ कोरिया की मदद से इन्होंने बना लिया है। वो तो आई थिंक दैट इज ओनली ग्लिप प्रोडिक्शन। टॉक। हाँ, प्रोडिक्शन। हाँ, बस ग्लिप टॉक है, बनाया नहीं है। लेकिन ये कि बनाने की पूरी पोजीशन में है। और अभी जैसे डॉक्टर अंशु जोशी ने कहा कि भाई कोई चौधरी है अमेरिका कि वो डिसाइड करेगा कि जी ये फला काम करेंगे नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड बनाएंगे नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियर वॉरहेड दुनिया के जिन मुल्कों के पास है, हमें और आपको सबको पता है, जी। ठीक है। तो फिर मैं कहूंगा कि अमेरिका जो है, अमेरिका के सबसे ज्यादा तो अमेरिका और रूस के पास है। जी। तो ये न्यूक्लियर और ईरान ने इस बात की तस्दीक करी है, इस बात का अश्योरेंस दिया है कि मैं ये यूरेनियम जितना भी 65% मेरे पास पक चुका है, बन चुका है, इसको हो सकता है कि मैं उसके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए इस्तेमाल ना करके मैं पानी को साफ करूंगा और मैं जो है बिजली घर सिविल बनाऊंगा। इस न्यूक्लियर तरह के प्रोग्राम में उसमें इस्तेमाल होगा इसका, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी, जो भी प्रोग्राम होता है पीसफुल, न्यूक्लियर का सिर्फ तबाह करने वाला प्रोग्राम नहीं, पीसफुल प्रोग्राम भी होता है, जी। उसके लिए उन्होंने कहा है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च का जो सिस्टम है उनके आता जाता रहा है, वो अभी भी उसको बुलाने को तैयार है। ये असल में देखिए है क्या, अमेरिका से हमारी कोई रंजिश नहीं है, ठीक है। अमेरिका से हमारी किसी से भी रंजिश नहीं है, हमारी इसराइल से भी रंजिश नहीं है। हमारी हम ये कह रहे हैं कि भाई जब एक मुल्क अपना कुछ करना चाह रहा है और आप उससे वो चीजें छीनना चाह रहे हो, इस खदशे में, इस अंदेशे में, यानी कि ट्रेन अभी आई नहीं है स्टेशन पे और आप कह रहे हैं जी ट्रेन खराब है, ट्रेन में वो नहीं है, लाइट नहीं है। वही ये है कि इन्होंने बनाया नहीं एटॉमिक कोई वॉरहेड, लेकिन आप ये कह रहे हैं ये इसराइल को तबाह कर देगा, ये अरब कंट्रीज को खतरा है। क्योंकि पहले सऊदी अरब वगैरह जैसे कंट्रीज ने भी शिकायत की थी अमेरिका से कि इसका जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको रोका जाए। तो ये मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम ठीक है जिसका है, जैसे हिंदुस्तान का हुआ, हिंदुस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बिल्कुल अपनी जगह, इट्स इन इट्स राइट प्लेस। हम पीसफुल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम को, और हम बिल्कुल सक्षम है। अगर कोई टेढ़ी आंख से देखेगा हम उसको इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन लोग डरते हैं कि हिंदुस्तान के पास एक न्यूक्लियर वॉरहेड है, इसी तरह से ये लोग कर रहे हैं। तो अच्छा, अब ये मैं नहीं समझता कि अगर ये वॉर होती है ईरान का पलड़ा भारी नहीं रहेगा। ये बात कही थी शायद उन्होंने, सोई जी ने कही थी या फिर इन्होंने अंशु जी ने, कि इसलिए पलड़ा मैंने भारी बोला था। नहीं रहेगा कि अमेरिका है और जी। दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री है, उससे पूरी दुनिया भी जो है लोहा नहीं ले सकती। जी। लेकिन चूंकि अब एक हिंदी का एक मुहावरा है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो वहां जाकर अगर ये ईरान से लड़ेंगे, अपने जो जंगी बेड़ा है उससे लड़ेंगे, या जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जैसे आपका सीरिया से या फिर वहां से जॉर्डन से या इराक से अटैक करेंगे, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं ईरान के, वहां से घुसने की कोशिश करेंगे उनके लैंड के ऊपर, वो बड़ा मुश्किल है। 3 तरफ से उसमें पहाड़ है। तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, लेकिन यहाँ अमेरिका को बड़े काफी हद तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वो नुकसान जो कि इसने अरब नेशंस में जो अपनी बेसिस बनाई हैं, वो बेसिस इसकी साफ हो सकती हैं। इसलिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा अमेरिका को कि यहाँ से अपना तेल खींचता है अमेरिका, अपने जितने भी इसके बड़े बड़े प्लांट हैं, जहाज हैं, मोटर गाड़ियां हैं, सारी वो इन्हीं के तेल से चलाता है। तो वो भी बंद होगा। तो अभी ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है। ये जो वॉर है, जैसे खामिनाई साहब ने कहा था कि ये जो वॉर है ये फैलेगी, ये वेस्ट एशिया में, पूरे वेस्ट एशिया को लेगी, पूरे मिडिल ईस्ट को लेगी। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर वॉर होती है तो ये तो कहीं पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ना ले ले। क्योंकि इतने दिन से यूक्रेन और रशिया की वॉर है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए। वहां ऐसा होने की संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि जो इसराइल है वो अमेरिका के पीछे पड़ा है कि तुम अटैक करो ईरान ठीक है, को। फिरोज साहब, ज्यादा अच्छा, वक्त नहीं, मेरे पास 40 सेकंड और बचे हुए आखिर हैं। में एक सेकंड और लूंगा। हाँ। इसमें एक प्लस पॉइंट ईरान के लिए ये हो गया कि अमेरिका के अंदर जो जनता है
काफी बड़ा जो एक टुकड़ा है जनता का वो इसराइल के अगेंस्ट हो गया कि इसराइल हमें मतलब इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका को, ट्रम्प को इस्तेमाल कर रहा है और हमारे टैक्सेस बढ़ गए, ठीक है। हमारी महंगाई बढ़ गई, ये चीजें हैं। सब एक क्लोजिंग और इनको कमेंट मुझे लेना ट्रम्प को देखना पड़ेगा। सुरेश सर से। आई एम रियली लेफ्ट विथ नो टाइम। सुरेश सर, बहुत माफी चाहता हूँ, 40 सेकंड का वक्त बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ एक क्लोजिंग कमेंट दें। यहाँ से जो वॉर नैरेटिव आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? बस ऐसे चलता रहेगा, धमकी चमकाना लोगों एक दूसरे को, या फिर आपको लग रहा है कुछ कॉन्क्रीट स्टेप अमेरिका लेगा, या फिर बातचीत के दौर ऐसे ही चलते रहेंगे? सर, यू आर ऑन म्यूट सर, प्लीज अनम्यूट योर ऑडियो। धमकियां चलती रहेंगी, छुटपुट बातें हो सकती है, कहीं अमेरिका छोटा मोटा अटैक कर सकता है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि ईरान भी उसको ज्यादा एस्केलेट करेगा या रिटेलिएट करेगा, अपना बचाव करेगा। ठीक है। और मुझे लगता है कि उसके बाद में गल्फ कंट्री भी बीच बचाव करने के लिए सामने आएंगे। ठीक है सर। और ये बात वहां से फिर खत्म हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जनरल साहब, आपका भी